कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। हम लोग केमिस्ट्री की कक्षा में हैं। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को देखेंगे। केमिस्ट्री में किसको देखेंगे? इनऑर्गेनिक को देखेंगे। बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के पूर्व के दिनों को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि विज्ञान में है कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो मानव के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। जीवन के आदि से लेकर अंत तक और सुबह से लेकर शाम तक इस विषय से मनुष्य का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वो केमिस्ट्री ही है। विज्ञान की इस शाखा में हम पदार्थ के जो प्रॉपर्टीज हैं, का स्ट्रक्चर है, उन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। मैंने बताया भी था कि भौतिक और रासायनिक दृष्टि से इसके कई भाग होते हैं। भौतिक दृष्टि से इसका मुख्य भाग है ठोस, द्रव्य और गैस। और उसी क्रम में आप लोगों ने फोर्थ स्टेट प्लाज्मा को देखा और फिफ्थ स्टेज बोस आइंस्टीन स्टेज को देखा। फिर कालक्रम में हम लोग आगे बढ़े। रासायनिक दृष्टि से भी तत्व यौगिक मिश्रण को अलग करने की विधि, और कल मिश्रण से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण कक्षा फिजिकल में थी और वो था कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने बताया कि लब्बोलुआब यह है कि कुल 3 भाग में केमिस्ट्री को पढ़ना है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल का सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा व्यापक तरीके से पढ़ते हैं, विशेषकर न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अलावा हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जहां हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, एनर्जी की बात चल रही थी, तो उसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी पढ़े। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कड़ी में हम लोग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों एनर्जी के ऊपर फोकस किया। और बदलते समय में अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक चल रही है 28 तारीख से दुबई में। भारतीय प्रधानमंत्री अभी वहाँ प्रतिनिधित्व किए थे, और उसके बाद चूंकि भारत में 3 राज्यों में सेमीफाइनल में वो जीत गए हैं, तो पाकिस्तान वापस आए और फिर अपना वक्तव्य दिया, पार्टी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। लाडली योजना काफ़ी चर्चित योजना है, जो जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। जीत के क्या कारण, प्रतिपक्ष के हार के कारण, ये सब पॉलिटिकल एनालिसिस का एनालिस्ट का काम है। हम लोग का काम यही है कि इस राज्य में की सत्ता आई, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन विधानसभा के अध्यक्ष बने, नहीं, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हम लोग का काम इतना ही से जुड़ा हुआ है। कोई महत्वपूर्ण, यदि तीनों राज्य, चारों राज्य में कल था और आज मिजोरम में मतगणना है, तो उन चारों राज्य में कहीं यदि महिला स्पीकर बनती है, महिला यदि मुख्यमंत्री बनती है, तो भी आपके लिए क्या हो जाता है कि अभी पूरे देश में एक ही राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल, हम लोग को सीखना चाहिए ममता दीदी से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है राजस्थान में दिया और बसु के बीच में कोई एक बन जाए। मैंने बसु मतलब इंदिरा राजे, दिया मतलब दिया कुमारी। दोनों का संबंध राजघराने से है। दिया कुमारी तो मान सिंह की छरपोती करपोती है, तब पोती का ही बदलेगा ना। खैर, हमें उससे क्या लेना देना है। मैंने पहले ही कहा कि हमारा लेना देना सिर्फ वहाँ के जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उससे लेना देना होता है।
इसी क्रम में हाँ, विधानसभा की सीटों की संख्या को भी हमेशा ध्यान रखिए। विधानसभा की सीट में छत्तीसगढ़ में 90, 200 था। राजस्थान में हालांकि चुनाव 199 पे हुए थे। ये तब हुआ जब पहले एक एंग्लो इंडियन जुड़ता था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कोटे से जुड़ते थे, जिसको समाप्त कर दिया गया। मूल में आएंगे, हम लोग केमिस्ट्री में है। हम लोग फिजिकल के उस क्रम में पीरियोडिक टेबल पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, और रासायनिक अभिक्रिया, कोलाइडल सॉल्यूशन, हम अन्य छोटे छोटे तथ्यों के साथ हमने फिजिकल केमिस्ट्री की संपूर्ण जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है उसको आप तक पहुंचाया। हालांकि यहाँ तक कायदे से 150 क्वेश्चन की टेस्ट होनी चाहिए, समय अंतराल हो जाएगी। इसी क्रम में हम लोग आज से इनऑर्गेनिक की शुरुआत कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक नाम से स्पष्ट है, अकार्बनिक मतलब हम लोग इसमें मुख्य रूप से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की चर्चा करते हैं, और तब महत्वपूर्ण मेटल, महत्वपूर्ण नॉन मेटल और महत्वपूर्ण मेटलॉइड से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उसकी विश्लेषण करेंगे और अपनी बातों का समापन करेंगे। लेकिन हमारी आज की कक्षा मेटल, नॉन मेटल एवं जो मेटलॉइड्स है से संबंधित होगा। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, ठीक है। सबसे पहले अकार्बनिक रसायन में आज की कक्षा से 1-2 क्वेश्चन आएगा। ऐसी कक्षा है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला मेटल, मेटल। दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल। तीसरा मेटोलॉइड। मेटोलॉइड। अपना मोबाइल को कोई चुप करा लो, बहुत रो रहा है। ठीक है, मेटोलॉइड। अब मेटल, नॉन मेटल, मेटोलॉइड। अब इससे संबंधित क्या क्या है? इससे संबंधित सबसे पहले तो हम मेटल से आगाज करेंगे कि मेटल किसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं? METAL, चारों का अपना अपना क्या है, अपना अर्थ है। ठीक है, लेकिन हालांकि पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होती है उसको क्या कहा जाता है, किस श्रेणी में रखते हैं? तो मेटल में रखते हैं। लिखेंगे पहला, धातु की निम्नलिखित विशेषता होती। धातु की निम्नलिखित विशेषता होती। पहला है बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद कौन है कि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लेकिन वो धातु नहीं है, अधातु है। हाइड्रोजन का अपवाद क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन धातु नहीं है बल्कि अधातु है। लिख देंगे अपवाद हाइड्रोजन। अपवाद हाइड्रोजन। अपवाद हाइड्रोजन।
नेक्स्ट, जितने भी धातु हैं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लिखेंगे सभी धातु एसिड से प्रतिक्रिया कर, सभी धातु सभी धातु सभी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर, अम्ल से प्रतिक्रिया कर प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था? पहला क्या था? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। बहुत अच्छा। अब जो METAL है उसी के आधार पे हम पूरा धातु की विशेषता को वर्णित कर देंगे। M से मेलेबिलिटी की हिंदी क्या होती है? आघात वर्धनीय। जितने मेटल होंगे उसको आघात सहने की क्षमता होगी। तो लिखेंगे तीसरी विशेषता, सभी धातु में आघात सहन करने की क्षमता होती। सभी धातु में आघात सहन करने की क्षमता होती। मेलेबिलिटी, M से मेलेबिलिटी, M से मेलेबिलिटी। ठीक है, M क्या हुआ? मेलेबिलिटी, आघात सहन करने की क्षमता। ME, सब विशेषता भूल भी जाओ, ये 5 को याद रख लेना। ठीक है। E से इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हिंदी में लचीलापन, लचीलापन। ME, T से टेंसाइल, तन्य योग होता है। लिखेंगे तीसरा है टेंसाइल, तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है तो तान सकते हो, तन्यता पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अलॉय, मिश्र धातु, मतलब एक से अधिक धातु के संयोग होते हैं। जैसे जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकेल, ब्रास, कॉपर जिंक ब्रॉन्ज, कॉपर टीन। तो ये सब क्या है? सब अलॉय तो ध्यान रखेंगे। और कुछ धातु पारा से अभिक्रिया करके अमलगम बनाता है, और सभी धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ये सब विशेषता तो एकदम टेस्ट से हमेशा रहना चाहिए कि धातु क्या है। धातु एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मेलेबिलिटी के गुण हो, इलास्टिसिटी के गुण हो, टेंसाइल हो। ठीक है, ये सब सारी विशेषता एक साथ झड़ी लगा देना। बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। इसके सभी जितने भी धातु हैं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। एकदम एक बार में बोल दोगे, और जो भी क्वेश्चन होगा इसी में से रहेगा। आगे लिखिए, क्या लिखे? टेंसाइल लिख लिए ना, एलॉय लिखे, एलॉय लिखिए, एलॉय के ब्रैकेट में लिख देंगे एक से अधिक धातु मिलकर एलॉय बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। एक से अधिक, आगे पढ़िएगा। एलॉय आपको बिना पढ़ाए हुए भेजेंगे ही नहीं परीक्षा में। एलॉय तो 3 4 तो अभी बोल दिए थे, नहीं फर्स्ट है वो तो लिखवाएंगे ही। चौथा के बाद क्या था? ए था, ए हो गया एलॉय। एल लस्चर, लस्चर माने क्या होता है? लस्चर मतलब चमक, चमक।
हाँ, साइन करेगा, साइन। कौन साइन? नेचर वाला साइन कि साइन वाला साइन? चमक वाला साइन। ठीक है, हाँ। ठीक है, साइन, ठीक है, चमकीला होता है। लस्टर, LUSTER। ठीक है, एल से चमकीला। यार कौन बच गया? एस। एस से हो गया स्ट्रेंथ, मतलब मजबूत। स्ट्रेंथ, मजबूत। स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है। मजबूत होता है। कौन है जी? कलादार। हम्म, हो गया। क्या क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। नहीं है, चलो ठीक है। और क्या विशेषताएं होती है? सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। देखेंगे, सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं। सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। बढ़िया। सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसके बाद धातु का जो घनत्व होता है ऊंचा होता है और विद्युत का सुचालक होता है। सभी धातु के घनत्व अधिक है और विद्युत का सुचालक है। अपवाद, अपवाद है सीसा, जो विद्युत का चालक है। तो लिखिए, सभी धातु, सभी धातु के घनत्व उच्च होते हैं। सभी धातु के घनत्व उच्च होते हैं, उच्च होते हैं और एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। घनत्व उच्च, विद्युत के चालक। अपवाद सीसा। इतना बार सीसा का हम लोग उपयोग किए। सा, डेड, टीबी। ठीक है, सभी धातु के, सभी धातु के घनत्व क्या है? उच्च है और साथ ही चालक है। अपवाद, अच्छा, एक पॉइंट लिखना चाह, हालांकि पहले लिखा चुके हैं, कि सभी धातु मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन एक नरम भी है, अति नरम है। इतना नरम है कि उसको हम लोग, और ये लाइन परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु, ठीक है, इतना बार मैं बोल देता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि जो थोड़ा सा भी जागृत रहेगा वो भुला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये अवधेश जी, सोडियम याद रहेगा ना? हाँ, सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में लिखेंगे। एक एक लिख दो नोट, सभी धातु ठोस मजबूत है। सबसे नरम, सबसे नरम धातु, सबसे नरम धातु, सबसे नरम धातु सोडियम है। इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और ये इतना हल्का है कि पानी में भी तैरता है, और यह पानी में भी तैरता है, और यह पानी में भी तैरता है। कौन? सोडियम।
और यह पानी में भी तैरता है और बेंजीन एवं ईथर में विलय है। बेंजीन और ईथर में विलय करता है, विलय होता है। बेंजीन और ईथर में विलय होता है। कौन? सोडियम। कौन? सोडियम। लिख दिए थे, केरोसिन तेल में रखते हैं। ध्यान रहे, लाइन और लिख दो, ध्यान रहे कि केरोसिन के तेल में रखे जाने वाले धातु सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम और लिथियम है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम है, लिथियम एवं सीजियम है। केरोसिन तेल में किसको किसको रखते हैं, किस किस धातु को? ये वाइल में रखते हैं सोडियम को, पोटासियम को, लिथियम को, सीजियम को। क्या इतनी बात को कम से कम एकदम कंठाग्र कर जाना है। क्या कंठाग्र का मतलब कि बटन दाबे और कहें कि केरोसिन तेल में हम किसे रखते हैं? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सीजियम। कोई फवट नहीं होनी चाहिए। हाँ, काट सकते हैं लेकिन सोडियम को काटो ना, नहीं तो अंत में तुम ही को काट देंगे। काट, पूरा वैज्ञानिक बन जाता है कि नहीं? इसी में लिखा है कि नरम है, इसी में लिखा है, तब समझा करो। कितना बार कहते हैं जानम, लेकिन समझता नहीं है। चलिए ठीक है, कप नहीं, जो मूल बातें हैं उसको याद रखो ना भाई। ठीक है, कई जगह बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। केरोसिन तेल में रखते हैं, याद कर लो, नहीं तो ज्यादा वैज्ञानिक हो जाओगे मैडम क्यूरी की तरह, तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, एसएससी पास करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखो। चलो ठीक है, मैडम क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी के दामाद की तरह। ठीक है। हाँ, तो बड़े अच्छे जगह पे थे, देखो इंस्टीट्यूट। तो हम लोग किस में रखते हैं, किसको किसको? अभी एक बताए थे, पहले भी बता चुके हैं, सभी धातु सॉलिड, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है। और मरकरी के साथ कोई धातु संयोग करता है तो अमलगम बनाता है। और क्या बनाता है? अमलगम। तो लिखिए, मरकरी, मरकरी जिसे क्विक सिल्वर कहते हैं, सैनिक जी, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। ये भी पूछता है, क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? आज ना, क्या क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, है कि नहीं? यह याद रखिएगा कि मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अब यह एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड है। यह लिक्विड धातु है, चलिए लिख लो, यह लिक्विड धातु है, यह लिक्विड धातु है, लिक्विड धातु है, यह लिक्विड धातु है एवं अन्य धातु से प्रतिक्रिया कर, अन्य धातु से प्रतिक्रिया कर, अन्य धातु से प्रतिक्रिया कर यह अमलगम बनाता है। यह अमलगम बनाता है। अमलगम बनाता है। सबसे हल्की धातु कौन होती है? लिथियम। ठीक है, ये लिख लिए ना। इसके बाद देखेंगे सबसे हल्की धातु लिथियम है,
लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि सबसे भारी धातु ओस्मियम है। वेरी गुड। सबसे भारी धातु, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम है। इस धातु के ऑक्साइड को फिलोसफर उल कहते हैं। वेरी गुड। कहेंगे ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, जिंक के ऑक्साइड को यसद पुष्प, जिंक के ऑक्साइड को यसद पुष्प या फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं। यसद पुष्प या इसको जिंक के ऑक्साइड को। सबसे लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम। क्या कहते हैं? तिला सोना। तो क्या कहते हैं? तिला सोना। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? लिख देंगे, रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। रणनीतिक धातु का रक्षा में उपयोग है। एपीजे कलाम इसका, इस शब्द का, इस धातु का बड़ा उपयोग करते थे। स्ट्रेटजिक एलिमेंट है, रणनीतिक धातु है। कौन? टाइटेनियम। टाइटेनियम के दो अयस्क याद रखना। कौन बताएगा? कल भी मैं कमीशन वाले में सही बता रहा था, ज्योग्राफी में। कौन बताएगा? राहुल आए हैं? राहुल, हाँ बताइए। बैच को भी करते, बताइए। नाम तो सुना ही होगा। जल्दी जल्दी, मेरे पास टेम नहीं है, जल्दी बताओ क्या है। खूब लिखो, इसी तरह से 1 महीना पे आओगी ना तो जम के लिखो, है कि नहीं? आते हम लोग रणनीतिक धातु टाइटेनियम। टाइटेनियम के दो अयस्क हैं, एक है रुटाइल और दूसरा है इल्मेनाइट। और ये दोनों अयस्क जो हैं वो मिलते हैं कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र या दिग्घा बंगाल में, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। और कल एक खनिज के विषय, एक प्रोसेस के विषय बता रहे थे, रेट माइनिंग। कोयला के खदान में उसका उपयोग करते हैं, भूलिएगा नहीं। विशेषकर मेघालय के डोमियातास में जब कोयला निकाला जाता है तो रेट माइनिंग मेथडोलॉजी से ही निकाला जाता है। खैर अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं है, लेकिन सुन के रखिए हमेशा। 2-3 दिन तक कोई भी नई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो बोलता ही हूँ मैं। आगे लिखिएगा, लिखेंगे। रणनीतिक धातु टाइटेनियम है। टाइटेनियम के दो मुख्य अयस्क हैं। टाइटेनियम के दो मुख्य अयस्क हैं। टाइटेनियम के दो मुख्य अयस्क हैं। एक रूटाइल, 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 RUTILE का इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, इल्मेनाइट। ये दोनों अयस्क, ये दोनों अयस्क, ये दोनों अयस्क गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में
गुजरात के सौराष्ट्र में और गुजरात के सौराष्ट्र में और बंगाल के दीघा में पाए जाते और बंगाल के दीघा में पाए जाते। दीघा में पाए जाते। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मेटल क्या हो गया, समाप्त हो गया, है कि नहीं। तो मेटल के बाद मेटल की जो मेटल समाप्त नहीं हुआ है, मेटल की सामान्य परिचय समाप्त हुआ। मेटल में तो हम लोग एक एक करके फिर पढ़ेंगे, आयरन के विषय में पढ़ेंगे, कॉपर के विषय में पढ़ेंगे, कैल्शियम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम पढ़ेंगे, एल्युमिनियम पढ़ेंगे, कम से कम 10 धातु के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तब जाकर मेटल हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। आज हमने बेसिक कर दिया है ना, प्लिंथ तैयार, प्लिंथ हालांकि पहले ही तैयार कर दिए थे, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से। पहला दिन होता है कि थोड़ा सा जानो, फिर अब मेटल पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो अब मेटल का फीचर जानो। एक बार इसको जरूर आज दिन भर में 1-2 बार देख लीजिएगा तो फिर बैठा रहेगा, और नहीं तो फिर बैठ जाएगा। दोनों चीज में बैठना है, देख लीजिएगा तो अच्छे से बैठेगा, नहीं देखिएगा तो वो, और फिर भविष्य में वो हो जाएगा फॉसिल्स फैक्ट। ठीक है, जैसे फॉसिल्स फ्यूल होता है, कौन कौन सा होता है फॉसिल्स फ्यूल, पेट्रोल, वाह वेरी गुड, और डीजल, कोयला, ये सब क्या है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। और जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने में इन सब की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, मोटे अनाज पे फोकस कर रहे हैं, जिसको हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क खेती कहते हैं। खेती में वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 से, हाँ 60-70, ठीक है कि नहीं, मतलब पानी की मात्रा क्या है, कम होती है, तो हम लोग मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते। और अभी अभी जो कॉप की बैठक चल रही है उसमें हम इन सब बिंदुओं को रख रहे हैं कि विगत 1 साल में हम लोगों ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या किया। हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे फोकस किया है, क्लीन एनर्जी पे फोकस किया, और एनर्जी तो पूरा आपने जाना ही है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में क्या, तो बायो इथेनॉल है, रतन ज्योत है, जेट्रोपा है, सब आपने पढ़ा है। उसको जा करके 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तब जाकर याद होगा। MCQ बनाइए, ठीक है, तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से परीक्षा में। आगे चलिए, नेक्स्ट, नन मेटल। अब आइए नन मेटल। नन मेटल, नन मेटल, इसकी बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 5, 6, 7। पहला फीचर है बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितना, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी विशेषता, सभी नन मेटल ठोस और गैस होता है। कौन सा नन मेटल ऐसा है जो द्रव रहता है, ब्रोमीन। देखिए सभी नन मेटल ठोस और गैस होता है, ठोस और गैस होता है, ठोस और गैस होता है, ठोस और गैस होता है। अपवाद, अपवाद, ब्रोमीन, 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 Br। ब्रोमीन को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सभी, एक पॉइंट हुआ, सभी नन मेटल क्या है, ठोस और गैस है। एक्सेप्शन कौन हुआ, ब्रोमीन। तीसरा आइए, तीसरी विशेषता,
तभी नॉन मेटल विद्युत का चालक होता है। अपवाद ग्रेफाइट। तभी नॉन मेटल, तभी अधातु विद्युत का चालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद ग्रेफाइट, जो सबसे नरम पदार्थ है। ग्रेफाइट जो सबसे नरम पदार्थ है, सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, जो सबसे नरम पदार्थ है, ग्रेफाइट। ठीक है। सभी नॉन मेटल विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट को भी ध्यान रखिएगा। सभी नॉन मेटल वो होता है क्या, मजबूत, स्ट्रेंथ। ये होता है भंगुर, ब्रिटल। लिखेंगे सभी नॉन मेटल भंगुर होता है, क्षण भंगुर, भंगुर होता है, ब्रिटल कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रिटल। भंगुर माने आसानी से टूट जाता है। भंगुरता मतलब क्या है, आसानी से टूट जाना, बिखर जाना। सभी नॉन मेटल धातु की तुलना में, सभी नॉन मेटल धातु की तुलना में जितना फीचर पढ़े थे, कौन सा फीचर, मेलेबिलिटी, लस्चर, टेंसाइल, नहीं इलास्टिसिटी, उन सबकी घनत्व सबकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। लिखेंगे सभी नॉन मेटल में धातु की तुलना, धातु के गुण की तुलना में, धातु के गुण की तुलना में कम होता है। एक ही लाइन में खत्म। धातु के गुण के तुलना में कम होता है। ठीक है, एक ही लाइन में खत्म, झंझट ही खत्म हो गए। वो क्या करता है, ये जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं धातु के, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे। लिखेंगे सभी धातु के ऑक्साइड, सभी धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 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 सभी धातु के ऑक्साइड, सभी धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इतनी विशेषता के साथ नॉन मेटल को आपको पढ़ना है। पहली विशेषता क्या थी, जल्दी। दूसरी विशेषता क्या थी, तीसरी विशेषता क्या थी, चौथी विशेषता क्या थी, पांचवी विशेषता, छठी विशेषता। अब क्या आया नॉन मेटल के बाद, ये हो गया सामान्य विशेषता, ये हो गया सामान्य विशेषता, मैंने इनऑर्गेनिक का बेस आज तैयार। अब आइए मेटलॉइड। नाम से स्पष्ट है मेटलॉइड, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। लिखेंगे मेटलॉइड, उपधातु, हिंदी में लिखते हैं उपधातु, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, से धातु कहते हैं। जैसे जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कल 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी का एब्रीविएशन पता है ना, एसबी, टेलेरियम, टेलेरियम, टेलेरियम,
आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया, का प्रतीक चिन्ह Te, ई। लास्ट है पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। ये 7 को याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, यही आपको याद करके रख लेना। ठीक है, एक बार फिर से बोल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और रेस्ट जो फीचर पढ़े हैं उसको ध्यान करके रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इस तीनों का बेसिक क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश से पहले आप यह जरूर जानिए कि अयस्क क्या होता है। तो बेसिक चीजें हैं पढ़ना, तो लिखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे खनिज, अयस्क, खनिज अयस्क, खनिज अयस्क, सबको महत्वपूर्ण शब्दावली पहले लिख लो। पहले लिखिए खनिज, खनिज, खनिज क्या है, पृथ्वी के नीचे जो धातु और उसके यौगिक हैं, जो नैसर्गिक अवस्था में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। लिखेंगे पृथ्वी के नीचे, भूतल में, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे धातु और उसके यौगिक, धातु और उसके यौगिक से निकाला गया पदार्थ, पृथ्वी के नीचे धातु और उसके यौगिक से निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। ध्रुवा खनिज किसको कहते हैं, ध्रुवा खनिज हुआ जो एक ही जगह मिलेगा, जैसे का जिंक। नोट में लिखो, ध्रुवा खनिज और जिंक है। ध्रुवा खनिज, ध्रुवा खनिज, ध्रुवा खनिज, ईसा और जिंक है, ईसा और जिंक है। नोट में एक लाइन और लिख देना, राजस्थान में जावर की खान, राजस्थान में जावर की खान इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान की जावर की खान और जस्ता के लिए सिद्ध है, और जस्ता के लिए सिद्ध है, सिद्ध है। अब आइए, इसमें एक शब्द आता है, ये तो हुआ मिनरल्स। मिनरल्स में आता है यस्क, जैसे अभी क्या है, इराटाइल, इल्मेनाइट, इसका है मोनाजाइट, कोरियम का यस्क है, नहीं, पिच ब्लेंड, यूरेनियम का है, सिनेबार, मरकरी का है, नहीं। तो ये सब जो आपका महत्वपूर्ण है, वो होता क्या है, तो भी जान लीजिए, तब ना याद रखिएगा कि इसके अयस्क ये है। अयस्क होता है कि वे खनिज जिससे, वे खनिज जिससे धातु, जिससे धातु आसानी से, कम कीमत पर, वे खनिज, अयस्क क्या है, वे खनिज जिससे धातु आसानी से और कम खर्चे पर, और कम खर्चे पर प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, से अयस्क कहते हैं, से अयस्क कहते हैं।
से अयस्क कहते हैं। जैसे जैसे मरकरी का सिनेबार, याद लिख दो। जैसे मरकरी का सिनेबार, सिनेबार HGS, मरकरी का सिनेबार HGS, क्या है? थोरियम का मोनाजाइट, थोरियम का मोनाजाइट, जैसे थोरियम का मोनाजाइट, जैसे थोरियम का मोनाजाइट, जैसे थोरियम का मोनाजाइट, क्या है? इत्यादि इत्यादि। खनिज अयस्क में एक बात याद रखिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज, वो भी लिख दीजिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। नोट, सभी सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी, हाँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या है? बस को जैसे ध्यान करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट शब्दावली लिख देंगे। नेक्स्ट शब्दावली है तन्यता, को डिफाइन कर दो। तन्यता, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिसमें तार की तरह हम संरचना बना सकते, तार बनने, पतले तार की तरह हम बना सकते। तार के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और ऐसे गुण सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? प्लेटिनम में, गोल्ड में, सिल्वर में। तो पूछ सकता है कभी कभी कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तन्यता वाले धातु कौन है? सोना है, क्या है? प्लेटिनम है, सिल्वर है। किस धातु में या किस में तन्यता के गुण कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? ये लाइन तुम्हारे, पहले तो शब्द का अर्थ समझ लो। लिखेंगे तन्यता। तन्यता, कुछ पदार्थ के ऐसे गुण होते हैं, कुछ पदार्थ के ऐसे गुण होते हैं जिनसे तार बनाए जा सकते, जिनसे तार बनाए जा सकते, जिनसे तार बनाए जा सकते। पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। नोट, सबसे अधिक तन्य धातु प्लेटिनम है। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु प्लेटिनम है। सबसे अधिक तन्य धातु प्लेटिनम है, प्लेटिनम है। के बाद गोल्ड है, के बाद सिल्वर है, क्या सिल्वर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आघात सहन करने की भी सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है? गोल्ड में होती है। वो भी लिख दीजिए, भूलेंगे नहीं कि सबसे अधिक आघात सहन करने की क्षमता भी, सबसे अधिक आघात सहन करने की क्षमता भी गोल्ड में होती है। सबसे अधिक आघात सहन करने की क्षमता भी गोल्ड में होती है। सबसे अधिक आघात सहन करने की क्षमता भी गोल्ड में होती है। गोल्ड मतलब AU, ब्रैकेट में लिख देंगे AU। सबसे अधिक, कठोरता समझते ही होंगे,
कठोरता के माप के लिए एक स्केल होता है, हाँ? तो स्केल को क्या कहते हैं? कौन सा? मो स्केल। वेरी गुड। ठीक है कि नहीं? नोट में लिख दो। कठोरता की माप के लिए, कठोरता की माप के लिए मो स्केल होते हैं। कठोरता की माप के लिए मोह स्केल होता है। कौन स्केल होता है? मोह स्केल। बस। मोह, मोह स्केल होता है। हम लोग चट्टान की कठोरता को भी उसी से मापते हैं। किसी सॉल्यूशन के एसिडिक बेस को मापना हो, किससे मापते हैं? पीएच स्केल से, या उसको हम लोग सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। सोरेनसन स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि सोरेनसन ने उसे खोजा था, इसलिए उसको हम लोग सोरेनसन स्केल के नाम से ही जानते हैं। वर्षा का जल का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? HCl का पीएच कितना होता है? NaOH का पीएच? वेरी गुड। आशा समझ गए। सबसे कम भी बता दिए, सबसे अधिक भी बता दिए, सबसे महत्वपूर्ण भी पूछे। और अक्सर आपका ब्लड का पीएच पूछता रहता है। ठीक है, 7.4। 7 से ऊपर अल्कलाइन, 7 से नीचे एसिडिक, 7 न्यूट्रल। अच्छी खेती के लिए कितना पीएच होनी चाहिए? 6.5 से 7.5। 6 से 7 नहीं, 6.5 से 7.5 के बीच में यदि पीएच रहता है तो खेती आपकी अच्छी होती है। बात को ध्यान में रखना चाहिए। खैर फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रारंभिक कक्षा समाप्त होती है। जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। तो वायरल फैक्ट लिख दो। बूस्टर फैक्ट लिखना, बूस्ट करता है। वायरल फैक्ट होता है कि अचानक से वो वायरल हो जाता है। नहीं, ये वायरल नहीं ना होगा, ये बूस्टर होगा, तुमको बूस्ट करेगा। चलिए, छोटी छोटी बातें हैं। कोई बताएगा कि स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या अंतर हो? स्टील और स्टैंडर्ड स्टील में क्या अंतर हो? इसकी मात्रा अधिक होती है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में किसकी मात्रा अधिक होती है? क्रोमियम की। लिखिएगा। स्टील, स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील एक मिश्र धातु है, से बेसेमर विधि से प्राप्त करते। पढ़े भी हो बहुत सारी विधि। हेबर विधि से क्या प्राप्त करते? अमोनिया। ठीक है। स्टील मिश्र धातु है, तो बेसेमर विधि से प्राप्त होता है। तो बेसेमर विधि से प्राप्त होता है। इसको नरम करने की प्रक्रिया को, इसके नरम करने की प्रक्रिया को, के नरम करने की प्रक्रिया को आप अनुशीलन, आप अनुशीलन, अनुशीलन आप अनुशीलन आप अनुशीलन कहते हैं, और उसको एनीलिंग भी कहते हैं। इसमें कहते हैं स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए, ध्यान रखें, स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए को अधिक कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है। भूलेंगे नहीं।
भूलेंगे नहीं। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस, चाय वाय पीते होंगे, भोजन भी करते होंगे, उस स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है, 11 से 15%। क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अल्केनाइजेशन। रबर बनाने की प्रक्रिया, रबर को कठोर बनाने की प्रक्रिया। तो ये जो रबर बनाने की प्रक्रिया वल्केनाइजेशन है, रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, क्या मिलाते हैं? सल्फर मिला, सब जगह कार्बन मिला दो, लिख देंगे। पहले ये लिखो, रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्केनाइजेशन, बल्कनीकरण, हिंदी में ना हो तो बल्कनीकरण। भाषा साइंस में अंग्रेजी शब्द भी जानो। ठीक है, बल्कनीकरण। नमक, रबर बनाने की प्रक्रिया को, रबर बनाने की प्रक्रिया को, रबर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। अब लिखिए, रबर को, प्राकृतिक रबर में, रबर को नहीं, प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने देने से, गंधक मिला देने से, गंधक मिला देने से, गंधक मिला देने से रबर कठोर होता है, मजबूत। रबर से ज्यादा शब्द लिखो, मजबूत का मतलब होता है तब इलास्टिसिटी कम हो जाए। मजबूत लिखो, रबर मजबूत होता है और इलास्टिसिटी बढ़ा देता है, और इलास्टिसिटी बढ़ जाती है ना, वो रहता है, और इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। इसको याद रखिए। सल्फर बड़ा उपयोगी है। एक समय में क्या, अभी भी हम लोग मरहम वगैरह में सल्फर ड्रग मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल सल्फर का उपयोग जो है वो ब्यूटी पार्लर में ज्यादा होने लगा। एक जी हंस रहे हैं, बाल जो बढ़ाएंगे या शादी में जाएंगे तो बाल को जो कटिंग कराएंगे ऐसे, ये जो ऐसे होगा, ठीक है कि नहीं, धोनी का स्टाइल ऐसे, तो सल्फर का इस्तेमाल होता है। तब कहने का अभिप्राय यह है, बाल को जो अपने इच्छित आकार में जो सजा लेते हो, तो हम लोग कहते हैं लट। क्या कहते हैं उसको? अभी अवधेश जी आप मत समझिए लट, वही ज्यादा अच्छा है। समझते हैं तब तो खतरनाक है। अभी आप लोग का उम्र लट समझने वाला नहीं है, क्या कि नहीं? केवल यह समझना है कि लट बनाने में सल्फर का इस्तेमाल कर, लट बनाने में आपको इतना ही समझना है, क्या कि नहीं? आगे लिखिए, लट नहीं लिखो। तो आजकल सल्फर का इस्तेमाल, आजकल सल्फर का इस्तेमाल पार्लर में किया जाता है। पार्लर लड़का का भी खुला हुआ है, क्या है? राय पूछे आते हो, क्या है? हम लोग को, हमको आज गिरजा जी को जाने का ब्यूटी पार्लर में क्या जरूरत है? विवेक जी को जाना चाहिए। हम लोग तो बाई बॉर्न स्मार्ट है, क्या विवेक जी?
और बाल हमेशा छोटे रहता है। हाँ, एगो कैंची लेके हम चलते हैं, जहां बढ़ता है ना उसको काट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। मुंह बंद करेगा अभी, हमेशा आग लगाने के चक्कर। पता है, माचिस के तीली में भी ना, जो क्या था, हम इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं कि हम बूस्टर बता रहे हैं। बूस्टर का क्या मतलब होता है कि जो जो कभी कभी स्ट्रीम लाइन में जो बातें छूट जाए उसको बूस्टर में डाल दो। ये सब होती है कि हम लोग अभी जितना अच्छा से बात कर लिए, और जब फिर मुख्य धारा शुरू होगा तो उसमें उन बातों की चर्चा नहीं हो पाती है, ये उसको बूस्टर, उसका औचित्य है ना। ठीक है कि नहीं? माचिस की तीली में फास्फोरस का पूरा हम उपयोग करेंगे ही। आगे लिखिए। ध्यान रखें, ध्यान रखें, फास्फोरस, फास्फोरस स्वतः जलता है। पीला फास्फोरस, फास्फोरस जो पीला होता है वो स्वतः जलता है, 40 डिग्री स्वतः जलता है। में पाया जाता है पीला फास्फोरस, हड्डी में, तो हड्डी में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, हड्डी में पाया जाता है। लाल फास्फोरस माचिस में पाया जाता है, दिल्ली में आग लगाने। अब देश जी माहिर है, वो लोग माहिर होते हैं, महिलाएं नहीं, अधिकांश महिलाएं, कौन आग लगाने वाला होगा उसी में। लिखिए, क्या लिखे? लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, माचिस की तिल्ली में पाई जाती है, और यह स्वतः नहीं जलता है। दोनों के बीच में यही अंतर है, यह स्वतः नहीं जलता है। कौन? स्वतः नहीं जलता है, यह स्वतः स्वतः नहीं जलता। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। गैसोहॉल लिखे थे ना, गैसोहॉल, लिखेंगे गैसोहॉल पेट्रोल को इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाने पर बनता है। गैसोहॉल पेट्रोल को, कल इसका उपयोग किया जाता है। गैसोहॉल पेट्रोल को इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाने पे बनता है, मिलाने पर बनता है। मिलाने पर बनता है। एक तुम लोग ने गैस का नाम सुना होगा, पहले हम पूछ लेते हैं। का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, में भी सल्फर रहता है, उसका नाम है मास्टर्ड गैस। कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय मास्टर्ड गैस एक रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया, रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया। कौन? मास्टर गैस। उपयोग किया गया। है, क्या किया गया? उपयोग किया गया। इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं, में सल्फर के यौगिक होते हैं, सल्फर के यौगिक होते हैं। खदान में मीथेन गैस निकलता है,
खदान में खदान में खदान में कब होता है, मीथेन गैस निकल, इसको हम लोग लैंडफिल गैस भी कहते, इसे लैंडफिल गैस भी कहते। भी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था, बम का नाम सुना होगा, फास्फोरस बम। फास्फोरस बम में क्या मिलाते हैं, में सफेद फास्फोरस और रबर का उपयोग, और ये इसका आग आसानी से बुझता नहीं है, रंग वगैरह में ध्वस्त करने में इसका उपयोग हम लोग करते, पानी से नहीं बुझता। देखेंगे फास्फोरस बम में, हाल ही में चर्चित है ये बम, फास्फोरस बम में सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है, और यह हवा से सारी ऑक्सीजन को सोख कर, और यह हवा से सारे ऑक्सीजन को सोख कर हड्डी को गला देता है। हड्डी को गला देता है, ध्यान रखिएगा, हड्डी को गला देता है। तो मैं भेज भी दिया हूँ पर कटिंग, फास्फोरस बम क्या होता है, पढ़ना चाहिए, पेपर में कहते ही है, सब चीज़ें पेपर में आती है। और अभी फास्फोरस बम की भी चर्चा पेपर में हुई थी, न्यूज़ चैनल पे हुई थी, और ऐसे तथ्य भी परीक्षा में कभी कभी इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। तो आज हम एक भाग जितना हमें पढ़ाना था उतना मैंने बता दिया। कल से हम लोग मतलब अगले दिन से हम लोग मेटल पहले पढ़ेंगे, और मेटल में सबसे पहले प्रागैतिहासिक धातु जिससे मानव को सबसे पहले परिचय हुआ, जिसका नाम था कॉपर, वहां से हमारी परिचर्चा आरंभ होगी। जय हिंद। आज